सुषमा स्वराज उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नई नई मंत्री बनी थी और कुछ ही दिन रह पाई। जब विपक्ष पूरा एक हुआ, देवेगौड़ा की सरकार बनी, उस दौर में 13 दिन की अटल जी की सरकार गई थी और सुषमा स्वराज विपक्षी एका को एक एक कर नाथ रही थी। सदन में सुषमा स्वराज उस समय युवा नेत्री के रूप में जब देश ने देखा तो एक नई उम्मीद जगी। किस तरह से सुषमा स्वराज ने तब के सोमनाथ सिंह, सोमनाथ चटर्जी, ममता बनर्जी को नाथा था कि किस तरह ये बंगाल में एक दूसरे से टकराते हैं और दिल्ली में गलबहियां करते हैं। सुषमा का वो ऐतिहासिक भाषण सुनिए जो उसने दिखाया कि आने वाले समय में सुषमा का नेतृत्व भारत को कैसे मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। विश्वास मत पर जो चर्चा आज प्रधानमंत्री जी के बहुत संक्षिप्त भाषण से शुरू हुई, वो मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जसवंत सिंह जी के धारदार तर्कों से आगे बढ़ती हुई विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची है। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। हर वक्ता ने चर्चा की शुरुआत जनादेश की व्याख्या करते हुए की। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था? ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। मैं उम्मीद करूंगी कि कल प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। Please. Come on. Don't make your speech so interesting. अध्यक्ष जी, राम राज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई। दूरदर्शन
दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ कह उठा था, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा। यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं, हाँ 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 हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की। अध्यक्ष जी, ये सपना है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेस वाले सत्ता। अध्यक्ष जी, आप तो साक्षी हैं। सुनिए भगवती जी, बोलिए क्या व्यवस्था? मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझको मंदिर जाने से रोका गया। और इसमें क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है भाई, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। चलिए अध्यक्ष जी, मैं भगवती देवी जी की जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन से करवाया था। कौन रोकता है? अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी ये सेकुलर है, ये कांग्रेस जन। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेसमैन सेकुलर हैं, और आप बिहार के साक्षी हैं। अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का जोड़ बैठाकर नाई की राजनीति करने वाले ये जनता दल वाले सेकुलर। हाँ क्या सभापति जी, मैं नहीं जानता कि सदन में कितने अध्यक्ष काम कर रहे हैं। मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को ये अनुमति देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सकें। मैं नहीं जानता किस रोष में ये लोग बोल रहे हैं। आपसे बहुत से रोष वालों को मैंने देखा है, ये रोष उनको नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं तो सभापति जी को ये कह रहा था, जब सुषमा जी बोल रही हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर देना हो उनको उत्तर देना चाहिए। हाँ। अध्यक्ष जी, मैं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बचाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि आप कंटिन्यू। सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस
महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं है। अध्यक्ष जी, आज से पहले तो केवल हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था, हिंदुत्व शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे। लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आंखें डबडबा गई जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेशनलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया, मैं तो बहुत कद्र करती हूँ मुरासली मारन जी की, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? भारत, भारतीय, भारतीयता क्या होती है? मुझे था शायद इनमें से कोई बोलेगा। एक उम्मीद चंद्रशेखर जी से जरूर थी, पता नहीं क्यों कौरवों की सभा के भीष्म पितामह की तरह आप भी मौन साधे रहे। अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र मुरासली मारन जी से बहुत अदब से ये कहना चाहूंगी, भारतीयता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अरे भारतीयता का अर्थ यही है कि भंगड़े से भरतनाट्यम तक सारे नृत्य भारतवर्ष के नृत्य हैं। भारतीयता के माने ये हैं कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसे तक सारे आहार भारतवर्ष के आहार हैं। भारतीयता का अर्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सारे तीर्थ भारतवर्ष के तीर्थ हैं। आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या मायने हैं? अध्यक्ष जी, एक संस्कृति के मायने यही हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामेश्वरम के पैर पखारता है। यह एक संस्कृति के कारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्मे हुए एनसी चटर्जी अपने बेटे का नाम सोमनाथ रखते हैं। यही है एक संस्कृति, यही है एक संस्कृति। मुझे संस्कृति का उदाहरण कई शब्दकोशों में देखने की जरूरत नहीं है, वो इस सदन में परिलक्षित होती है। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है। ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण, ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई साझेदारी नहीं है। अध्यक्ष जी, ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी है। तो सोमनाथ जी को उठना नहीं चाहिए, इशारा समझना चाहिए मैं किसकी साझेदारी की तरफ जिक्र कर रही हूँ। अध्यक्ष जी, ऐसे नहीं हुआ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक शब्द करप्शन के पेंडिंग केसेस के बारे में नहीं है, ये ऐसे ही हो गया। आखिर 4 लोग बैठे, सारी चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्स गायब है, सेंट किट्स गायब है, जेएमएम गायब है, शुगर स्कैंडल गायब है, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम गायब है। अरे जिनका ढिंडोरा पीट के चुनाव में गए थे, नरसिंह राव एपिटोम ऑफ करप्शन की चार्जशीट निकालकर चुनाव में गए थे, आज उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं। और यूरिया स्कैम के ऊपर कहते हैं प्रधानमंत्री
लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कोई बचेगा नहीं। केवल मुक्के मारकर कह देने से ये नहीं होगा अध्यक्ष जी। आचरण क्या बोलता है ये देखने वाला है। आज भी यूरिया स्कैम में अफसर पकड़े गए हैं, लेकिन दोनों के रिश्तेदार अभी नहीं पकड़े गए। 5 दिन का समय दिया गया। आखिर क्यों? इसलिए मैं कहती हूँ ये साझेदारी सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं हुई है। ये साझेदारी एक दूसरे को माफ करने के सिद्धांत के नाम पर की गई साझेदारी। अध्यक्ष जी ये कहते हैं, रामविलास पासवान कहते हैं ये सरकार चलेगी। आज यहाँ कहा जाता है ये सरकार चलेगी नहीं, दौड़ेगी, 5 साल तक रहेगी। अरे मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ मेरे नेता ने तो नहीं कहा। बयान तो पहला बीजू पटनायक का आया पहला बयान, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट। किस घटक के हैं वो? भाजपा के। बुद्धदेव भट्टाचार्य का बयान आया। हाँ वही मैं बुद्धदेव आचार्य का बयान आया, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट फॉर 6 months। वो किस घटक के हैं? भाजपा के। Okay, you stand corrected. अध्यक्ष जी मुझे करेक्ट करने की क्या जरूरत है? पहली स्टेटमेंट छपी उसका जिक्र मैंने कर दिया, डिनायल इन्होंने किया उसका जिक्र मैंने कर दिया। दोनों चीज रिकॉर्ड पर आ जाएंगी। आगे बढ़े। नरसिंह राव जी के हवाले से कहा गया कि चुनाव के लिए 7 महीने से 1 साल के बीच में तैयार रहना चाहिए। ये बयान भाजपा की तरफ से तो नहीं आया। इतने अंतर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है, क्या सांझ है नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव में? मैं पूछना चाहती हूँ क्या सांझ है? आ गए बीजू पटनायक जी, क्या सांझ है आदरणीय बीजू पटनायक जी आप में और जेबी पटनायक में? इधर एड्रेस करिए आपने। अध्यक्ष जी, सुषमा जी आप इधर एड्रेस करिए। चारे और खाद के अलावा क्या सांझ है राम लखन सिंह यादव और लालू यादव में? क्या सांझ है ममता बनर्जी और सोमनाथ चटर्जी में? मैं पूछना चाहती हूँ उत्तराखंडी महिलाओं के सम्मान का सौदा करके नारायण दत्त तिवारी मुलायम सिंह की बगल में क्यों बैठे? तमिलनाडु के हितों की अनदेखी करके करुणानिधि ने देवे गौड़ा को नेता क्यों स्वीकार किया? अपने घावों की पीड़ा भूलकर ममता जी, अपने घावों की पीड़ा भूलकर आप सोमनाथ जी के साथ मतदान कैसे कर रही हैं? ठीक है। ममता जी आपको बोलना है, इसके लिए एडवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बोल लेने कीजिए। ठीक है, आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने। मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी मैं नाम क्यों ले रही हूँ। मुझे वो दृश्य जिसका तस याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मैं राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी थी। इसी सदन में नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था। मैं वहां से बैठी देख रही थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता जी को लाया गया था। यहीं बैठी थी वो, चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थी। बराबर में बैठी 2 सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उड़ाया था। वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति को कोस रही थी। मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं, लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं, हम उनके विरोध के अधिकार को स्वीकृति देते हैं, हम उनकी आवाज को गैद करने के लिए उन पर हमला नहीं करते। इसलिए पूछना चाहती हूँ ममता जी से आज कि इस सदन में सीपीएम के साथ बैठकर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीति करेंगी। ये कैसी सांझ है ममता जी, ये कैसा गठबंधन? अध्यक्ष जी मैं जिक्र कर रही थी कि केवल व्यक्तियों में अंतर विरोध नहीं है, जो कार्यक्रमों में अंतर विरोध झलकता है वो तो माशाअल्लाह। जब इनका प्रोग्राम आया, मिनिमम प्रोग्राम, मैंने उसको आदि से अंत तक पढ़ा। एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया, ये हो नहीं सकता। मैंने उसको दोबारा पढ़ा और पढ़ने के तुरंत बाद मेरे मुंह से निकला, वह भारत के कम्युनिस्ट साथियों,
तुमने लेनिन से येल्त्सिन तक का सफर एक ही सप्ताह में पूरा कर लिया। अध्यक्ष जी, कोएलिशन के कंस्ट्रेंट्स तो मैं समझ सकती हूँ। कोएलिशन के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मजबूरियां होती हैं, कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है, कुछ चीजों में साझेदारी करनी पड़ती है, मगर कोई शीर्षासन करके कलाबाजी खा जाएगा इसकी उम्मीद नहीं। अध्यक्ष जी, इसमें लिखा है इंश्योरेंस सेक्टर निजीकरण उसका कर दिया जाएगा और फॉरेन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं तो हैरान हुई, क्योंकि 1 साल पहले की बात मुझे जस की तस याद थी। कहां गए चतुरानंद मिश्र? अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं राज्यसभा में याचिका समिति की अध्यक्षा थी, कमेटी ऑन पिटीशंस की चेयरपर्सन थी। हमारी समिति के सामने एक याचिका दायर की गई, एक पिटीशन प्रस्तुत की गई, जिसमें यह लिखा गया था कि LIC, GIC इंश्योरेंस सेक्टर को जो प्राइवेटाइज करने की एक सिफारिश मल्होत्रा कमेटी की तरफ से आई है, वो लागू न की जाए। ये थी वो पिटीशन। और मैं आपको चौंका दूं ये बात कहकर, वो पिटीशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी, एक MP को प्रस्तुत करनी पड़ती है। ये संयोग है कि चतुरानंद मिश्र राज्यसभा से मेरे साथ लोकसभा में आए हैं, 2-4 दिन में शायद कैबिनेट के मंत्री भी बनने वाले हैं। वो पिटीशन काउंटर साइन की थी चतुरानंद मिश्र ने। और अध्यक्ष जी, मुझे कहा गया था कि अगर ये 1996 की सुषमा स्वराज के आपने उस पूरे भाषण को सुना, वही सुषमा स्वराज जो अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बनी, आखिरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार में विदेश मंत्री, और विदेश मंत्री बनकर सुषमा स्वराज ने जो पताका भारत का फहराया, आज भारत जयशंकर के नेतृत्व में उसी की फसल काट रही है।